जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे क्लास 10th के लिए, उसका पार्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 40 तक, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकता है? तो उत्तर है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। यह कोशिका में ऑक्सीजन को विस्तृत कर देती है जिससे कोशिकीय श्वसन हो सके। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। लाल रक्त कोशिका की संख्या कम हो जाती है। कोशिका को पूरा तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसके कारण कोशिकीय श्वसन बाधित हो जाता है। यह क्वेश्चन 41 नंबर था। चलिए अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, लसिका की क्या उपयोगिता है? प्रकाश डाले। मतलब यह क्वेश्चन कर रहा है कि लसिका का उपयोग क्या है, इस पे प्रकाश डाले, मतलब इसको हमें अच्छा से समझाए। तो हम इसका उत्तर लिखे हैं, लसिका श्वेत समवाहिनी संयोजक ऊतक है। रक्त प्लाज्मा की कुछ मात्रा कोशिकाओं से विसरित होकर ऊतकों में स्थित कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हो जाती है। ये विस्तृत प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। लसिका के द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन, सरलतम भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन का विसरण होता है। इसके द्वारा CO2 जल तथा अपशिष्ट का भी विसरण होता है। तो यह लसिका की उपयोगिता थी और इस पे हम लोग प्रकाश डाले। चलिए अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में मूल रोमों की कोशिकाओं में जल की पहुँचने की विधि का उल्लेख करें। मतलब पौधों में के मूल रोम होता है, उसके कोशिका से जल पहुंचने की विधि का उल्लेख करना है। तो हम इसका उत्तर लिखे हैं, मृदा से जल का अवशोषण जलीय पौधों में मूल रोमों के द्वारा होता है। मृदा के लिए जल मूलतः विसरण की प्रक्रिया से मलरोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। चूंकि मूलरोम की कोशिकाओं में कोशिका द्रव का परासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है, अतः सांद्रता प्रवणता के अनुसार भूमि से मूलरोम का कोशिकाओं की ओर जल का बहाव होता है। मूलरोम से कोशिकाओं की ओर जल का बहाव होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? उत्तर हम लिखे हैं इसका, हमारे मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। किसी भी मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा लाखों सूक्ष्म कपिकाओं में विभाजित होता है। जो कपिका होता है उसमें विभाजित होता है, लाखों कपिका में विभाजित होता है फेफड़ा। वायु की अनुपस्थिति में कुपिका बहुत कम स्थान घेरती है, जबकि वायु की उपस्थिति में कुपिका बहुत स्थान घेरती है। इनके कारण श्वसन क्रिया में बहुत सहायता मिलती है। तो यह था गैसों के अधिकतम विनिमय के कुपिकाएं और की प्रकार और अभिकल्पित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, पाचन किसे कहते हैं? मतलब पाचन क्या होता है? मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम बताएं। तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिसे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल निम्नलिखित भाग होते हैं। मतलब जो मनुष्य के आहार नाल है उसका भाग है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनाली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं मलद्वार। ये इम्पोर्टेंट जो हम बताए हैं मुख गुहा ग्रसनी, जो मनुष्य के आहार नाल है, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। तो आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? उत्तर है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक है। 1 नंबर है, एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का
वहन करता है, दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जो उच्च संगठित पादप है वहन तंत्र के घटक ये है। इसको आप लोग अच्छा से केवल वीडियो देख लीजिएगा और क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप लोग जिस तरह से आपका उत्तर याद करना है आप लोग उत्तर उसको याद कर सकते हैं, केवल क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा अगर मानव शरीर से दोनों वृक्क को हटा दिया जाए। मतलब मानव शरीर से अगर दोनों वृक्क को, किडनी को हटा दिया जाए तो क्या होगा। उत्तर हम लिखे हैं, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर दोनों किडनी हम हटा दें तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ का रक्त में जमा होना शुरू हो जाएंगे तथा रक्त विषाक्त हो जाएगा, मतलब रक्त विषाक्त हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। उत्तर लिखे हैं, कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय हमारे मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव बढ़ जाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरा करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो इसका उत्तर लिखे हैं, बड़े आकार वाले हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण की सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। जो मनुष्य के आमाशय में HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह मनुष्य में स्रावित होता है, तो उसका कैसे कार्य होता है। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। हम उत्तर लिखे हैं इसका, गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो HCl है वह अम्लीय माध्यम प्राप्त करता है, प्रदान करता है, जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है, मतलब पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है। चलिए अब हम 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन हम लिखे हैं कि एक सामूहिक भोज में खाने के पश्चात 30 लोगों की बीमारी हो गए, उन्हें कै दस्त बुखार हो गया, तो आप बताइए कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है, इसमें किस जीवाणु का योगदान है, आप उन्हें किस प्राथमिक उपचार सुझाएंगे। मतलब आपको कहा जाए कि आप एक कोई व्यक्ति है, जो भोज होता है कहीं पे, वहाँ 30 व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति खाएंगे, बट वहाँ से 30 व्यक्ति अगर कै दस्त हो जाए या बुखार हो गया हो, तो आप उसमें बताइए कि उसको प्राइमरी मतलब आप उपचार क्या देंगे, मतलब प्राथमिक उपचार क्या बताएंगे, उसको सुझाएंगे क्या। तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, जैसा कि लक्षण से स्पष्ट हो रहा है कि उन बीमारी व्यक्तियों को भोजन विषाक्तन से शिकायत थी। यह बीमारी एक खास जीवाणु बैक्टीरियम बोटुलिज्म की वजह से होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग इस जीवाणु का नाम याद रखें, बैक्टीरियम बोटुलिज्म का वजह से होता है। रोगी को प्राथमिक उपचार के तौर पर नमक, चीनी और पानी का घोल समय समय पर देंगे ताकि निर्जलीकरण नहीं हो पाए। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि आप घर के तौर पे आप नमक, चीनी और पानी का घोल पिलाएंगे समय समय पर ताकि उसका निर्जलीकरण न हो पाए। चलिए अब हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतक को क्यों पहुंचाया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, कीटों में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं है, जो एक ओर सीधे ऊतकों से संपर्क में होता है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती हैं। कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग से बता देता हूँ, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो मैं अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक होकर और मेरे पे मैसेज करें
मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको हम पीडीएफ दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर हम लिखे हैं, पौधों में वायवीय भागों स्टोमाटा चलिए अब हम 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट करें। तो हम इसका उत्तर लिखे हैं, पौधों के वायवीय भागों स्टोमाटा, क्यूटिकल एवं लेंटिसेल्स द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जो पौधे में वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वायवीय भाग होता है स्टोमाटा, क्यूटिकल एवं लेंटिसेल्स, यह होता है जो वायवीय भाग। यह एक शारीरिक क्रिया है एवं अलग अलग पादपों में इस क्रिया से निष्कासित जल की मात्रा में भिन्नता होती है। लेकिन स्थानांतरण में पौधे में जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाई तक संचालन होता है। इस स्थानांतरण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है। यह फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं। इनसे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पत्ती कोशिकाओं में कैसे पहुंचता है। तो इसका उत्तर लिखे, पत्तियों की बाह्य त्वचा एवं एपिडर्मिस के पृष्ठ पर स्टोमाटा पाई जाती है। ये स्टोमाटा दो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरी होती है। मतलब जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा दो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरी होती है। स्टोमाटा का खुलने व बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। जब वह द्वार कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है तो स्टोमाटा खुल जाते हैं और वायुमंडल से CO विसरण द्वारा पत्ती कोशिका में पहुंच जाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं का जाल बाहर निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन के किस प्रकार का श्वसन यह कहाँ होता है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है, ये क्वेश्चन का कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह क्या होता है, मतलब कहाँ होता है, यह कहाँ होता है। तो उत्तर है, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, एक अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पाइरूवेट को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं के बाहर स्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होता है। जो शर्करा होता है एवं उसके अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होता है। चलिए अब हम चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, नासिका वेश्म के किस प्रकार का हवा के साथ अंदर प्रवेश करने वाले धूल कणों के साथ रोगाणुओं की रोकथाम करता है। जो नासिका वेश्म किस प्रकार के हवा के साथ अंदर प्रवेश करने वाले धूल कणों के साथ रोगाणुओं का रोकथाम करता है। तो इसका जो उत्तर हम लिखे हैं, नासिका वेश्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है। नासिका जो वेश्म होता है उसमें महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है, जो म्यूकस नावित करता है विभिन्न रोगाणुओं या अन्य हानिकारक पदार्थ लसलसे म्यूकस में फंसकर प्रकोष्ठ के बालों में चिपक जाते हैं और ये अंदर की ओर प्रवेश न कर पाते हैं। यही इसका जो है कारण है। चलिए 57 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, हृदय में कीटों की क्या आवश्यकता है, मतलब हृदय में कीट की क्या आवश्यकता है। तो उत्तर है इसका, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग की अन्य जंतुओं में हृदय में 4 वेश्म, 2 बायां एवं 2 दायां अलिंद तथा 2 बायां एवं 2 दायां निलय है। दायां अलिंद दायां निलय में तथा बायां अलिंद बायां निलय में खुलता है। इनके खलने के साथ से त्रिदली एवं द्विली
कपाट क्रमशः लगे होते हैं जो पुनः रक्त को वापस नहीं आने देते हैं तथा उनमें शुद्ध एवं अशुद्ध को आपस में मिलाने से रोकता है। अतः शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिले नहीं, इसके लिए हृदय में कपाटों की आवश्यकता अनिवार्य है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है श्वसन और दहन में दो अंतर लिखिए। देखिए यह 2 नंबर में क्वेश्चन, ये जो जितना भी हम क्वेश्चन बताया है केवल 2 नंबर में पूछने वाला है, मतलब लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मेरे जो है यूट्यूब चैनल के लिंक में, जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, अन्य लिंक है, टेलीग्राम का लिंक, तो आप लोग मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग मैसेज करेंगे और कहेंगे कि पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी आप लोग को दे देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर का हम उत्तर लिखे श्वसन एवं दहन में निम्न अंतर है। श्वसन एवं दहन में निम्न अंतर है, तो चलिए इसका अंतर देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग श्वसन एवं दहन का जो है हम पहले एक इस तरह का बना लेंगे, जो हम लोग लिखते हैं ना, एक बायां तरफ एक दायां तरफ चिन्ह पार कर बनाते हैं कि इस तरह हम लोग श्वसन लिख दिए और इस तरफ हम लोग दहन लिख दिए। तो इसी तरह आप लोग एग्जाम में भी लिखिएगा। तो चलिए बताते हैं इसकी जो है अंतर क्या है। तो सबसे पहले श्वसन है, इसमें प्रक्रिया की प्रवृत्ति पे बताया है। तो इसका श्वसन का 1 नंबर है जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, मतलब जो प्रक्रिया की प्रवृत्ति पे यह बता रहा है तो यह जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। जबकि दहन भौतिकीय रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है। दहन है जो अचानक होती है, बट ये अचानक नहीं होती है श्वसन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 2 नंबर। तो 2 नंबर है ये किसके आधार पर है, ये है उपस्थिति का स्थल के आधार पर। तो कोशिकीय स्तर पर होता है जो है श्वसन है वो कोशिकीय स्तर पर होता है, जबकि दहन कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। बस यही 2 हम लोग अंतर लिख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। देखिए जो भी हम अंतर बताए उसको आप केवल एक बार देख लीजिएगा ना, याद हो जाएगा। और आप लोग याद कर लिए तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड में रहेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो ईवी है, जो ये हम अंतर लिखा रहे हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको याद कर लीजिएगा। और मेरे YouTube चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको क्विज हमेशा मतलब हर समय मिलता रहे। उसके बाद जो बोर्ड से है कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और जो यह फेसबुक पेज है उस पे भी आपको मिलेगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है यूट्यूब के। तो चलिए इसका जो उत्तर है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में 2 अंतर। तो इसका सबसे पहले हम लोग तो जो भी अंतर लिखेंगे तो 2 भाग में करके लिखना है, एक दायां और एक बायां। अगर श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में कहें तो पहले श्वसन उसके बाद प्रकाश संश्लेषण लिखेंगे। तो श्वसन है तो श्वसन एक विखंडात्मक प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक प्रक्रिया है। दूसरा है श्वसन में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन को सब्सट्रैक्ट के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 एवं जल को सब्सट्रैक्ट के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अंतर एक और लिखे हैं, श्वसन में CO2 एवं H2O अंतोत्पादित के रूप में बनेंगे। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं CO2 अंतोत्पादित के रूप में बनेंगे। तो यह था श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ यौगिक के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। चलिए फिर भी उसी तरह हम लोग अंतर लिखेंगे, एक तरफ वायवीय श्वसन दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन। तो चलिए हम लोग 1 नंबर जो है उसको देखते हैं। तो 1 नंबर है इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो वायवीय श्वसन होती है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन में है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद फिर से वायवीय श्वसन में है कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। चलिए आगे देखते हैं इसका। तो आगे लिखे हैं, इस क्रिया में अंतिम उपाय CO2 तथा जल होता है, जबकि इस क्रिया में अंतिम उत्पाद, इसमें यहाँ उपाय नहीं उत्पाद है, इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए चौथा नंबर लिखे हैं। चौथा नंबर है, यह क्रिया सभी जीवधारियों में पाई जाती है, जबकि यह क्रिया केवल कुछ ही जीवधारियों में पाई जाती है। मतलब ये है वायवीय और ये है अवायवीय श्वसन। चलिए अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन एवं स्वच्छवास में क्या अंतर है? तो उत्तर है, श्वसन एवं स्वच्छवास में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ स्वच्छवास लिखेंगे। तो श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है, जबकि स्वच्छवास एक भौतिक क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हम लोग लिखे हैं, तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें ऊर्जा का निर्माण होता है? तो आप लोग देखिए, ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन में। श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें है ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। श्वसन में कोशिका में संपन्न होती है, यह फेफड़े में संपन्न होती है। स्वच्छवास जो है फेफड़े में होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के सम्मोहन में दो अंतर लिखे। जिसमें दो अंतर लिखने के लिए मात्र दो अंतर ही लिखिएगा। तो एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम लिखिएगा। चलिए तो एक नंबर अंतर देखते हैं। इसकी कोशिका मृत होती है, जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, यह जल एवं घुलित खनिज लवण के स्थानांतरण करता है, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक दिशीय तथा द्विदिशीय स्थानांतरण में विभेद करें। मतलब अंतर लिखें। विभेद का भी मतलब होता है अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे एक दिशीय स्थानांतरण, दूसरी तरफ लिखेंगे द्विदिशीय स्थानांतरण। तो इसके अंतर है। तो चलिए हम इसका अंतर देखते हैं। तो इसमें है, पौधा के जड़ से ऊपरी भागों की ओर जल तथा खनिज लवण को परिवहन एवं स्वतंत्र विशेष तंत्र द्वारा होती है, इसे एक दिशीय स्थानांतरण कहते हैं। इसमें है द्विदिशीय में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों से नीचे एवं ऊपर की ओर एक विशेष तंत्र फ्लोएम के द्वारा होता है, इसे द्विदिशीय स्थानांतरण कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 64 नंबर को। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, इसके पीछे जैव वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर लिखे हैं, लगातार दौड़ते रहने मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब कोई मनुष्य लगातार दौड़ते हैं तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है मांसपेशियों में। यह मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में असह्य दर्द की अनुभूति होती है। यह दर्द युक्त कंपस उत्पन्न करती है। जो यह दर्द युक्त होता है मतलब दर्दनाक होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार दौड़ता है तो उसके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जो जकड़ जाता है। जो अगर मांसपेशियों में जकड़ जाता है तो आपको दर्द होना ही होना है। और आगे है, यह एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। क्या है? जो लगातार दौड़ने में मनुष्य की मांसपेशियों में दर्द होता है तो यह अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है। चलिए आज के लिए इतना है, और यह लास्ट वीडियो था पार्ट 2। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे चैप्टर 2 का वीडियो, जिसमें होगा आपको लघुत्तरीय प्रश्न होगा चैप्टर 2 में, और इसका जो हम दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी लेकर आएंगे चैप्टर 1 का। तो आप लोग आ रहा है नहीं, तो चैप्टर 1 का हम जो है दीर्घोत्तरीय लेकर आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इसका लेकर आएंगे। तो आप लोग यूट्यूब पर बने रहे, आपको सब मिलता रहेगा। जय